राज्य सरकार अधिवक्ताओं के लिए आज से शुरू करेगी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। मुंबई में चल रहे वेब सम्मेलन में राज्य की प्रतिभाओं को मिला सम्मान। पलामू के लेखक रोहित शुक्ला और आर्टिस्ट शिवांगी शैली को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप को किया ध्वस्त। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में 6 मई तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। रांची समेत 20 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका आज रस्मी स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अंगोला के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ अंगोला के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। राज्य सरकार निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात देने जा रही है। रांची के खेलगांव परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देंगे। इस दौरान श्री सोरेन अधिवक्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इस योजना का लाभ अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ एक और डिजिटल प्रहार हुआ है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री के एक्स अकाउंट को भारत ने बैन कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने केवल राजनेताओं के खिलाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनलों के खातों पर भी कार्रवाई की और ये कार्रवाई लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विभिन्न संगठनों के अलावा राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध जता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में कल बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। देश एकजुट है। 140 करोड़ जो लोग हैं, हमारे जो देशवासी हैं, एक पैर पर एक स्वर से सब लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से अवर जो है आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, होगा। हम लोग का पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने ये जो कार्रवाई जो होने के लिए जो उन्होंने ध्यान रखा है, अबर पाकिस्तान का आर पार हो जाना चाहिए हम लोग के हिसाब से, ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना हुआ है, दोबारा न हो। आतंकियों और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। इस सिलसिले में लगातार अभ्यास भी किए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग और उड़ान का अभ्यास किया।
वायुसेना ने कल रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अपनी संचालन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में वायुसेना के राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। साथ ही वायुसेना के मालवाहक विमानों C-130J, सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 विमानों और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने भी एयर शो में भाग लिया। युद्ध के दौरान आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात में किया गया है। इस दौरान आसमान को चीरते हुए विमानों की गर्जना और हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाले वायु सैनिकों का जो शौर्य है, सेना के तमाम अधिकारियों समेत दूर दराज गाँव में रहने वाले तमाम लोगों ने देखा। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ स्थापित की जाएगी। नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार ने रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क और हहाप पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ के प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रांची टाटा मार्ग के बगल में स्थित एक विशाल पहाड़ी को इस परियोजना के लिए विकसित किया जाएगा और पहाड़ी की चोटी पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बायोडायवर्सिटी पार्क में न्यूट्रिशन पार्क का भी निर्माण होगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक कमेटी बिहार के राजगीर में खुले खेल विश्वविद्यालय सहित अन्य राज्यों के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अध्ययन भी करेगी। खेल विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और CCL के संयुक्त तत्वावधान में होगा। मुख्य सचिव ने 4-5 वर्ष के बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी से जोड़ने की पहल करने का भी सुझाव दिया ताकि खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सके। रांची में आगामी 6 मई को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार विभिन्न स्तरों पर बैठक आयोजित हो रही है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में रांची में संपन्न हुई, जिसमें रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी देर विमर्श हुआ। बैठक में पार्टी के कई नेता मौजूद थे। की हम रैली है, उसके बाद हम लोग को सभी जिलों में जिला स्तर की रैली होगी, फिर विधानसभा स्तर की रैली होगी, फिर डोर टू डोर कैंपेन होगा। आप लोगों ने देखा माननीय हमारे अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से डॉक्टर राजेंद्र की प्रतिमा स्थल तक हम लोग गए और ये जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये 40 दिवसीय हम लोगों का कार्यक्रम है, तो उसकी सफलता के लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों का विचार विमर्श हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर मुंबई में आयोजित वेब समिट का आज तीसरा दिन है। समिट में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसके अलावा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के आंकड़ों पर आधारित एक हैंडबुक भी जारी किया जाएगा। में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज तीसरा दिन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करेगा। ये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है। ताजा अनुमान के अनुसार मीडिया एवं मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके 2027 तक 7% CAGR की दर से बढ़कर 3067 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस क्षेत्र से और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए तमाम नीतिगत पहलुओं और उनके कार्यान्वयन को उचित डेटा द्वारा समर्थित करने की जरूरत है। मंत्रालय और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों की डेटा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकी हैंडबुक
2024-25 आज वेव्स 2025 में लॉन्च की जाएगी, जिसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न भागों पर नया डेटा और जानकारी शामिल है। मुंबई में चल रहे पहले वेब्स सम्मेलन में झारखंड की प्रतिभाओं को भी सम्मान मिला है। पलामू के लेखक रोहित दयाल शुक्ला और आर्टिस्ट शिवांगी शैली को उनकी ऐतिहासिक ग्राफिक नॉवेल के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह ग्राफिक नॉवेल झारखंड की पारंपरिक सोहराई कला में चित्रित की गई थी। पुरस्कार पाने के बाद रोहित शुक्ला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका ग्राफिक नॉवेल राजा मेदिनी राय और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान की पत्नी के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है। हमारी कहानी गोट्स ऑफ द जंगल इस बुक में एंथोलॉजी है टॉप 10 फाइनलिस्ट की। इस एंथोलॉजी में प्रकाशित हुई है। 2 चीजें ये है सोहराई स्टाइल में बनाई हुई है। पूरी कहानी राजा मेदिनी राय और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के युद्ध पे आधारित है। पूरी कहानी को हमने सोहराई पेंटिंग स्टाइल में दिखाया है, जिसे पूरी ज्यूरी ने और दर्शकों ने काफ़ी सराहा और इसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कर हम सभी पलामू वासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बनके ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई।
केंद्र सरकार अगले वर्ष मार्च तक झारखंड समेत पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने को लेकर संकल्पित है। इसके मद्देनजर राज्य में नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के गौबुरु और बामे बासा के पास जंगल में नक्सलियों के एक पुराने डंप को ध्वस्त कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य में पूर्व नक्सलियों पर भी पुलिस की नजर है। हजारीबाग में पुलिस ने चरही थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध नक्सली संगठन से रह चुका है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि ये लोग जारवा अंतर्गत दासो खाफ में पेयजलापूर्ति परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और मुंशी के साथ मारपीट तथा छिनतई के आरोपी थे। घटना में शामिल 12 अपराधियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। /19 और उसमें कम से कम उसमें 12 लोगों को हम लोग जेल भेज चुके थे। अभी 2 आदमी उसमें से पकड़े गए हैं। ये दोनों आदमी कल कजरी के जंगल से पकड़ा गया इन लोगों को। इसमें एक का नाम है प्रेम गंजू, दूसरे का नाम है नूतन गंजू। इन लोगों पर भी 2-3 केस पहले से चरही थाना में रजिस्टर्ड है। उसमें CLA का भी केस है दोनों पर, और ये दोनों पहले कभी नक्सल संगठन में काम किया करते थे। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने के संशय के बीच राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को सही ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के पद पर श्री गुप्ता की नियुक्ति सही है, इसलिए उन्हें अभी 30 अप्रैल से सेवानिवृत्ति करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कैबिनेट में लिए गए निर्णय और इस सिलसिले में गठित समिति की अनुशंसा पर ही की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना ने महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाई है। रांची में भी कई महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। रांची के सुकरहुट्टू की गीता देवी देश की उन गृहिणियों में से एक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है। गीता बताती हैं कि एक समय था जब घर का भोजन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लकड़ी और गोईठा के सहारे खाना बनाना पड़ता था, लेकिन योजना का लाभ मिलने से खाना बनाना काफी आसान हो गया है। धुआं, बर्तन उर्तन सब काला हो जाता था, बहुत परेशानी से मांजना धोना साफ करना पड़ता था। आप चूल्हा होने से बहुत सुविधा हुआ है कि गीता देवी ने योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। लाभुक गीता देवी ने कहा कि योजना का लाभ मिलने के बाद अब उन्हें लकड़ियां चुनने नहीं जाना पड़ता, साथ ही आसानी से सिलेंडर भी रिफिल हो जाता है। सुविधा दिया है, क्या बोलते हैं कि भरवाने से सिलेंडर भरवाने से कम भी पैसा लगता है और हम लोग बना लेते हैं खाना उना अच्छा से। गीता देवी के बेटे दीपक ने कहा कि अब उन्हें वक्त पर गर्मा गर्म खाना मिल जाता है, जिससे उन्हें काम पर जाने में देर नहीं होती। जो काम में हम लोग का जो लेट लतीफ़ी होता था जाने में, कभी कभी जाने भी नहीं सकते थे, कभी ऐसे ही चल जाते थे बिना खाए हुए, तो वो सब जो असुविधाएं थी वो खत्म हो गई है। अब खाना टाइम पे बन जाता है, हम लोग खाना खा के अपना ताज़ा खाना खा के काम पे निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला से देश की महिलाओं को सिर्फ रसोई के धुएं से ही मुक्ति नहीं मिली, बल्कि महिलाओं में धुएं से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी निजात मिली है।
साथ ही उनके समय की बचत हुई है और केंद्र सरकार ने गृहिणियों को संबल प्रदान करने का काम किया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। 21 जून को देश दुनिया में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योग दिवस को लेकर राज्य भर में आजकल उत्सुकता चरम पर है और जगह जगह शिविर का आयोजन कर स्वस्थ रहने के इस प्राचीन पद्धति को लोग आत्मसात कर रहे हैं। रांची के एक निजी विद्यालय में योग शिविर के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न योगासनों से अवगत कराया गया और उनके लाभ बताए गए। सत्यानंद योग मिशन रांची चैप्टर के अध्यक्ष स्वामी मुक्त रथ ने बताया कि किशोरों के लिए योग कई तरह से लाभदायक है। बच्चों में यदि 7 साल की उम्र से योग को शुरू किया जाए तो उनके खास करके पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो हार्मोन उस बच्चे के दिमाग को बड़ा संतुलित करेगा। इसलिए विद्यार्थियों को खास करके 7 से 13 साल की उम्र में योग सिखलाना, योग की शिक्षा देना बड़ा आवश्यक है। योग से बहुत सारा फायदा है। योग से मन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से दोनों का फायदा है। शरीर और मन प्रसन्न रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है बच्चों को, ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, पढ़ाई में अच्छा करे। हम न सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं बच्चे में व्यवहार, विचार, आचार, आधार ये सारे बच्चे के पवित्र हों, सत्य आधार हो, जिससे बच्चे आगे चल करके 21वीं सदी के एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन बने। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह प्रमंडल के गिरिडीह प्रधान डाकघर में ज्ञान पोस्ट को लॉन्च किया गया। ज्ञान पोस्ट उत्पाद एक विश्वसनीय और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामग्रियों के साथ पुस्तकों और साहित्य को रियायती दरों पर भेजने के लिए उपयुक्त है। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक भी किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का आज जन्मदिन है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई राजनेताओं ने उन्हें इस अवसर पर बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। चतरा उपायुक्त ने नीट परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर बैठक की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। चतरा में नीट परीक्षा 4 मई को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में होगी, जिसमें 347 परीक्षार्थी शामिल होंगे। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आपात स्थिति से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए डायल 112 का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस नागरिकों की सेवा और सुरक्षा को लेकर तत्पर है। दुमका उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और नियमानुसार निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया। उपायुक्त ने योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की भी हिदायत दी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के स्थापना दिवस की श्रमिकों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को मूल में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मजदूरों की ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक बना हुआ है। कोडरमा उपायुक्त ने कल आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की और संबंधित अधिकारियों को सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए। और अब मौसम। राज्य में बारिश का सिलसिला लंबा खींचता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में 6 मई तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। आज भी रांची समेत 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। इस अवधि में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राज्य में फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। बोकारो जैसे जिलों में तो यह लगभग 9 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है। सीकोकई ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। देश भर के कराटेकार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। खेलगांव में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 120 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी।
आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर है। देश का निर्यात बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वैश्विक मुश्किलों के बावजूद भी भारत में आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत से होने वाला जो कुल एक्सपोर्ट है 2024-25 में अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका। आरबीआई के जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से कुल 825 अरब का एक्सपोर्ट किया गया और अगर इसकी तुलना बीते साल की जाए तो ये 6% ज्यादा बढ़ोतरी के साथ है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में देश का कुल जो एक्सपोर्ट है वो 778 अरब डॉलर पर था। देश से होने वाले सेवा निर्यात में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2024-25 में कुल सेवा निर्यात 388 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 13.6% ज्यादा है। गैर पेट्रोलियम निर्यात जो था वो 6% बढ़कर 374 अरब डॉलर के पार गया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से कदम आगे बढ़ा रहा है। मोबाइल और आईफोन के निर्माण में भारत प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। एप्पल की आईफोन की वैश्विक आपूर्ति में भारत एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने प्रीमियम आईफोन के लिए जानी जाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत में स्थानांतरित कर रही है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि टैरिफ के कारण एप्पल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसकी वजह से भारत में अधिक आईफोन बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन की लगातार कोशिश है कि एप्पल अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करे, लेकिन एप्पल के विनिर्माण को चीन से अमेरिका में स्थानांतरित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एप्पल ने दशकों की कड़ी मेहनत के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार किया है। ऐसे में एप्पल का ये फैसला न केवल कंपनी के लिए एक जीत है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक एप्पल अपने वैश्विक आईफोन का 25% तक भारत में निर्माण करने लगेगा। वहीं 2017 में ये उत्पादन 1% से भी कम था। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। भारत सिर्फ अपने घरेलू बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, ये यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी आईफोन निर्यात कर रहा है। इससे एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की छवि मजबूत हो रही है। एप्पल के सप्लायर भी भारत में अपना बेस बना रहे हैं। भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और विनिर्माण में बढ़ती विशेषज्ञता के कारण भी एप्पल को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का विस्तार करने में मदद मिली है। भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित करके एप्पल न सिर्फ अन्य विनिर्माण केंद्रों में भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को कम किया है, बल्कि उसे भारत की प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों का भी लाभ मिला है और उसके बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। जैसे जैसे एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, देश में रोजगार, निर्यात और कौशल विकास पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। आईफोन आज भारत की प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। दरअसल एप्पल कई सालों से चीन में अपने उत्पादों का निर्माण कर रहा है, लेकिन कंपनी के इस फैसले के बाद अब निगाहें भारत की ओर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार अधिवक्ताओं के लिए आज से शुरू करेगी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। मुंबई में चल रहे वेब्स सम्मेलन में राज्य की प्रतिभाओं को मिला सम्मान। पलामू के लेखक रोहित शुक्ला और आर्टिस्ट शिवांगी शैली को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप को किया ध्वस्त। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य में 6 मई तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। रांची समेत 20 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट।